एक दफा का जिक्र है कि हम एक खूबसूरत कपल को देखते हैं जो कि आपस में मंगेतर थे, लेकिन रिसेंटली ही उन्होंने शादी कर ली होती है। लड़के का नाम इवान और लड़की का नाम नेस्तिया होता है। शादी के कुछ वक्त बाद ही इवान की बहन उसको अपने घर पर इनवाइट करती है और ये दोनों न्यूली कपल उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो इवान की बहन उसको वेलकम करती है और रात को खाने के वक्त इवान की बहन, जिसका नाम लीजा है, वो नेस्तिया को बता रही होती है कि मैं बाय प्रोफेशन नर्स हूँ और इस घर में मेरे अलावा मेरे दो बच्चे और हमारे फादर भी रहते हैं। इवान की बहन नेस्तिया को उसका रूम दिखाने के लिए लेके जा रही होती है और वो साथ में ये भी बताती है कि हमारी दादी भी इस घर में रहती हैं, लेकिन उनकी तबीयत काफी अरसे से खराब है और वो अपने रूम से बिल्कुल बाहर नहीं जाती, वो बिल्कुल अलग ही रहती हैं। कुछ देर के बाद लीजा नास्तिया को एक रिंग देने लगती है और वो उसे बताती है कि यह हमारी खानदानी रिंग है, ये हमेशा से हमारे खानदान में अंगूठी चलती आई है। बेशक तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन हम दोबारा से तुम्हारी शादी करें, जो कि हमारी खानदानी रस्म है। और हम इवान के फेस को देख सकते हैं जो अपनी बहन की बातें सुनकर खुश नहीं लग रहा और वो अगले दिन ही यहाँ से वापस जाना चाहता है, लेकिन इवान की बहन उसको रोक लेती है कि तुम नहीं जा सकते। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ये अंगूठी यानी कि ये रिंग जो है वो किसी को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि थोड़ा सा आगे क्लियर होने लगेगा। जब नेस्तिया वॉशरूम में होती है तो उसको ऐसा फील होता है जैसे उसके आसपास कोई है और वो डरने लगती है। जब ये सब कुछ वो इवान को बताती है तो इवान कहता है कि इग्नोर करो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ये वहम हो सकता है, और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेट नाइट यानी कि बहुत रात का वक्त आ जाता है। नेस्तिया सोई होती है लेकिन उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके साथ इवान मौजूद नहीं है। वो जब नीचे जाकर देखती है तो इवान अपनी बहन लीजा से कुछ बातें कर रहा होता है। वो दोनों बहन भाई ये बातें कर रहे होते हैं कि अगर हमने ऐसा ना किया तो वो शैतानी ताकत सबको मार देगी, और ये सब बातें नेस्तिया सुन रही होती है, लेकिन इन दोनों को नहीं पता होता कि नेस्तिया इनकी बातें सुन रही है। ये बातें सुनकर वो वापस अपने रूम में आ जाती है और वहां आकर दोबारा से सो जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो सोई नहीं होती। थोड़ी देर में इवान भी उस रूम में वापस आ जाता है और वो नास्तिया को कहता है कि हम कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे, मैं तुमसे हमेशा की तरह बहुत प्यार करता हूँ और अब जल्दी से तुम सो जाओ। सुबह हो जाती है और नेस्तिया सोकर उठती है, लेकिन इस वक्त भी इवान उसके साथ नहीं होता। जब वो नीचे जाती है तो कॉरिडोर में उसे कुछ तस्वीरें लगी हुई नजर आती है, जिसमें एक औरत और एक आदमी की तस्वीर होती है। नेस्तिया इवान की बहन से पूछती है कि इवान कहाँ गया है, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो उसकी बहन यानी कि लीजा कहती है कि वो शहर में गया हुआ है अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। ये बात सुन के नेस्तिया को अजीब तो बहुत लगता है, लेकिन वो इस बात को मान लेती है। फिर नेस्तिया इवान को बहुत बार कॉल भी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मोबाइल फोन आउट ऑफ रीच जा रहा होता है, यानी कि कॉल मिल ही नहीं रही होती। थोड़े से वक्त के बाद नेस्तिया जब घर से बाहर आती है तो उसी घर के बाहर कुछ कब्रें भी होती हैं और उसी वक्त लीजा भी वहां पर आ जाती है। वो नेस्तिया को एक वेडिंग ड्रेस देती है कि ये तुम पहन लो। लीजा नेस्तिया की हेल्प करती है उसको वेडिंग ड्रेस पहनाने में, और उसके अलावा वो उसको वो अंगूठी भी पहना देती है। बातों बातों में वो उसे बताती है कि ये वेडिंग ड्रेस या अंगूठी हमारी खानदानी रवाज और रस्म का हिस्सा है। ये दोनों चीजें हमारी दादी की, उसके बाद हमारी वालदा के पास आई यानी कि हमारी मदर के पास, और अब तुम्हारे पास यानी कि तुम एक नई बहू हो, और अब ये चीजें तुम पहनोगी और हम अपने खानदान की रस्म के मुताबिक ही तुम्हारी शादी दोबारा से करवाएंगे। नेस्तिया खुश तो होती है, पर इस तरह के रस्म रवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी होते, और वो यहाँ पर लैपटॉप पे इन रस्म रवाज के बारे में सर्च कर रही होती है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जब वो ये सब कुछ सर्च कर रही होती है अपने कमरे में बैठकर, तो उसे अलमारी से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो थोड़ा सा डर जाती है, सहम जाती है, और जब वो अलमारी को खोलती है तो उसके अंदर उसे खुफिया दरवाजा नजर आता है। ये खुफिया रास्ता घर के हर कोने से कनेक्ट होता है, यानी कि हर रूम में जाता है, इवन रूम से बाहर भी जाता है। इतनी देर में लीजा का बेटा भी वहां पर आ जाता है और वो उसको कहता है कि मेरी बहन उसी रास्ते के अंदर है और उसका पाँव वहां पे कहीं फंस गया है, क्या आप हमारी हेल्प करेंगी? और नेस्तिया हेल्प करने के मकसद के लिए उसी खुफिया रास्ते के अंदर चली जाती है। वो उस बच्ची की हेल्प कर देती है और वो वहां से आजाद हो जाती है, लेकिन नेस्तिया को वहां पर एक सीक्रेट रूम नजर आता है और उसका दिल करता है कि वाई नॉट मैं उसमें जाऊं, और नेस्तिया और वो दोनों बच्चे उस रूम के अंदर चले जाते हैं। और इसी सीक्रेट रूम में जो कि अंधेरे से भरा हुआ था, वहां पर एक साया दिखाई देता है, एक परछाई दिखाई देती है, जिसको देखकर ये सब डर जाते हैं और वो बच्चे कहते हैं कि वो आ गई। लेकिन इन बच्चों की बातें नास्तिया समझ नहीं पाती कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं, कौन आ गई, और ये बच्चे किसी और की बात नहीं कर रहे होते बल्कि दी ब्राइड की बात कर रहे हैं। इनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता और ये वापस अपने अपने रूम्स में आ जाते हैं। जब नास्तिया अपने रूम में होती
लड़की है वो आईने में खुद को देख रही होती है और एकदम देखती है कि उसको बिल्कुल उसी तरह की एक और नास्तिया नजर आ रही है, यानी कि उसका अपना अक्स उसको आईने में नजर नहीं आ रहा बल्कि कुछ और ही चीज है जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट कर रही है। नास्तिया ये देखकर बहुत डर जाती है और वो फौरन भागकर घर से बाहर आ जाती है और उसके पीछे वही शीशे वाली दूसरी नास्तिया भी आ जाती है। वो भागकर उसके पीछे आती है जो कि नास्तिया देखकर बहुत डर जाती है और वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। नेस्तिया को जब होश आता है तो वो खुद को उसी घर में पाती है, लेकिन बहुत साल पहले वो पहुंच चुकी होती है, यानी कि वो पुराने वाकयात को देख रही होती है। जब वो घर के अंदर आती है तो वो इवान के दादा को देखती है और उसी घर में बहुत से और लोग भी मौजूद होते हैं जो ऊपर वाले रूम से डर कर नीचे भाग रहे होते हैं। इवान के दादा ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन सब लोग उनको रोक रहे होते हैं, लेकिन इवान के दादा नहीं रुकते और वो जोर लगाकर जबरदस्ती उस रूम के अंदर चले जाते हैं और उसी वक्त नेस्तिया को दोबारा से होश आ जाता है, यानी कि वो अब दोबारा करंट टाइम के अंदर है। ये जो पिछले कुछ देर में ये बातें हो रही थी ये उसके ख्यालात थे, उसको ये बातें ख्वाब में दिखाई गई। इसका हकीकत से बहुत गहरा ताल्लुक है। खैर अब नास्तिया को होश आ चुका है और यहाँ पर इसके साथ लीजा और उसकी एक दोस्त डॉक्टर भी होती है जो कि इसको दवाइयाँ देती है और कहती है कि तुम ये लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जब लीजा उस रूम से चली जाती है तो डॉक्टर फ्रेंडली वे में नेस्तिया से पूछती है कि क्या तुम वर्जिन हो। ये सवाल सुन के नेस्तिया को बहुत अजीब लगता है कि ये कैसा सवाल पूछा जा रहा है। नेस्तिया उसे कह देती है हाँ मैं वर्जिन हूँ, जबकि वो झूठ बोल रही होती है क्योंकि उसकी अभी कुछ अरसा पहले ही शादी हो चुकी होती है। ये डॉक्टर भी इसी खानदान की एक मेंबर थी जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ होता और ना ही नास्तिया को ये पता होता है। इसके बाद नेस्तिया लगातार इवान को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसका नंबर अभी भी स्विच ऑफ जाता है, तो वो इवान के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देती है कि अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ शैतानी ताकत है इस घर में और मैं इस घर से भाग रही हूँ। और जब वो घर छोड़कर भाग रही होती है तो वो लीजा और उस डॉक्टर की बातें सुन लेती है जो आपस में कह रही होती है कि अगर नास्तिया वर्जिन ना हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और लीजा अपने भाई यानी कि इवान का बताती है तो वो बिल्कुल बदल चुका है और वो अपने घर वालों का भी साथ नहीं दे रहा, वो बिल्कुल बदल चुका है उस लड़की के प्यार के पीछे। नेस्तिया यहाँ से भागने लगती है। वो जैसे ही अपने कार में होती है तो वो देखती है कि वही डॉक्टर घर से बाहर आ रही है और वो किसी जगह पर जा रही होती है। इसको कुछ शक पड़ता है और वो उस डॉक्टर का पीछा करने लगती है। वो डॉक्टर एक घर में दाखिल होती है तो वहाँ पे इवान को कैद किया गया होता है जो कि ये डॉक्टर इसे कुछ खिला पिला रही होती है उसे सिर्फ जिंदा रखने के लिए। जब वो डॉक्टर यहाँ से चली जाती है तो नेस्तिया खिड़की से इवान को आवाज लगाती है लेकिन खिड़की मोटे होने की वजह से आवाज क्लियर नहीं जा रही होती। दूसरी तरफ इवान बार बार कह रहा होता है नास्तिया को कि तुम भाग जाओ यहाँ से, लेकिन नेस्तिया कुछ नहीं समझ पाती और उसी वक्त पीछे से ये ब्राइड भी आ जाती है। उस शैतानी ब्राइड के आने से नेस्तिया की नाक से खून आने लगता है और वो काफी कमजोर फील करने लगती है। वो भागने की कोशिश तो कर रही होती है लेकिन उसे भागा नहीं जाता, उसकी सारी ताकत जैसे कि खत्म हो गई है। भागने की कोशिश में नेस्तिया एक खुदी हुई कब्र में गिर जाती है और जब वो उस कब्र के अंदर गिरती है तब भी वो बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसे ऐसा एहसास हो रहा होता है कि जैसे उसके आसपास उसी कब्र में कोई और भी मौजूद, और वो और कोई नहीं दी ब्राइड ही होती है। थोड़ी देर में दी ब्राइड वहाँ से चली जाती है और उसके बाद नेस्तिया कब्र से बाहर आने लगती है और यहाँ पे इवान के फादर उसकी मदद करते हैं और उसको दोबारा से अपने घर में ले जाते हैं। घर के अंदर आकर वो डॉक्टर और लीजा नेस्तिया को एक चाय पिलाते हैं। इस चाय में बेहोशी का जहर मिला होता है जिसकी वजह से नेस्तिया फिर से बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद नेस्तिया फिर से बहुत अरसा पहले चली जाती है, कई सालों पहले उसी घर में, और फिर से वो इवान के दादाजी को देखती है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब नेस्तिया बहुत अरसा पहले का मंजर देख रही थी तो इवान के दादा लोगों को पुश करते हुए ऊपर वाले रूम की तरफ जा रहे थे और अब उसी से आगे की स्टोरी नेस्तिया दोबारा से देखती है। अब इवान के दादा एक कमरे में मौजूद हैं जिनके साथ एक लड़की भी मौजूद है और नेस्तिया भी उसी रूम में खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती है। ये लेटी हुई लड़की वैसे तो बीमार लगती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शैतानी ताकतें इस औरत के अंदर आ जाती है और ये लड़की बिल्कुल शैतान जैसी लगने लगती है और इवान के दादा पर भी हमला करती है और उसे बिल्कुल मार देती है और इसके बाद वो नेस्तिया पे भी हमला करने लगती है। और यहाँ पे मेन प्लॉट को रिवील किया जाता है। इवान के दादा के जमाने में एक मशीन इजाद हुई। इस मशीन के जरिए किसी भी मरे हुए इंसान की रूह को यानी कि उसकी आत्मा को किसी भी दूसरे इंसान में लाया जा सकता था और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले इवान के दादा अपनी मरी हुई वाइफ की तस्वीर खींचते हैं और इस तस्वीर में उसकी रियल वाइफ की आत्मा भी आ जाती है, लेकिन अब सवाल ये है कि उस आत्मा को किसी बॉडी की जरूरत है, उस रूह को कोई जिस्म चाहिए। तो ये लोग गाँव की एक लड़की को पकड़ते हैं जो वर्जिन होती है और उसको एक कब्र में बंद कर दफना दिया जाता है और उसी कब्र में वो तस्वीर भी रख दी जाती है जिसकी वजह से वो आत्मा एक नए इंसान की बॉडी में आ जाए। और ऐसा ही होता है क्योंकि उस दफन हुई लड़की को वो अंगूठी भी पहनाई जाती है और वो रूह उस अंगूठी के जरिए उस लड़की में आ जाती है।
जब वो उस कब्र को खोलते हैं तो उसकी रूह मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर नहीं हुई होती, और इसी वजह से जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि उस लड़की ने इवान के दादा को मार दिया था, यानी कि अब उस लड़की में इवल पावर्स आ चुकी, शैतान ने उस लड़की को पोजेस कर लिया है। और मूवी में थोड़ा सा वक्त और पहले दिखाते हैं, जब इवान के दादा अपनी मरी हुई वाइफ की तस्वीर ले रहे थे तो वो उस तस्वीर को, यानी कि उस तस्वीर में उसकी रूह भी कैद है, वो उस तस्वीर को एक सीक्रेट जगह पर छुपा देते हैं। और ये सीक्रेट जगह वही है जहाँ पर नेस्तिया और वो बच्चे गए थे, जहाँ पर उन्हें फर्स्ट टाइम वो ब्राइड नजर आई थी। अब नेस्तिया को होश आ जाता है, यानी कि अब वो प्रेजेंट टाइम में है। नेस्तिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के कुछ मौजूदा लोग उसको फिर से पकड़ ले और उसको बांधकर एक अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दिया जाता है। और इसी रूम में नेस्तिया एक जिंदा लाश को भी देखती है, जिसको दी ब्राइड आकर पोजेस कर लेती है। और पोजेस करने के बाद वो लाश आहिस्ता आहिस्ता नेस्तिया की तरफ बढ़ने लगती है। नेस्तिया बचने की कोशिश भी करती है, वो बहुत डर जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। और उसी वक्त इवान उस कमरे में आ जाता है और नेस्तिया की जान बचाकर उसे बाहर की तरफ ले आता है। यहाँ पर एक बात और भी रिवील होती है, ये जो मरी हुई औरत थी जो नेस्तिया के पीछे आ रही है, बेसिकली ये औरत तो मर चुकी होती है, लेकिन दी ब्राइड ने इसकी बॉडी को पोजेस किया होता है। और इसी वजह से लीजा और वो डॉक्टर नेस्तिया पे ये कंप्लीट रिचुअल करना चाहते हैं ताकि इस बूढ़ी औरत से ब्राइड की आत्मा को निकाला जाए और नेस्तिया के अंदर दी ब्राइड को भेजा जाए, यानी कि बूढ़ी औरत से नेस्तिया के दरमियान रूह को ट्रांसफर करना इनका मकसद होता है। और इसलिए ये सब कुछ ये प्लानिंग कर रही होती है। हम वापस अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। इवान नेस्तिया को लेकर भाग रहा होता है अपने शहर की तरफ, और रास्ते में उसे माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का आइडिया भी था। मेरी फैमिली ब्राइड की आत्मा को, उसकी रूह को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करना चाहती है, जिससे तुम्हें बहुत नुकसान हो सकता था और मैं कभी ऐसा नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मजीद ये भी बताता है कि ये सब मामला तब तक चलता रहेगा जब तक हम ब्राइड की फोटो को मुकम्मल तरीके से खत्म नहीं कर देते, या तो उसे जला दिया जाए या उसे फाड़ दिया जाए। और जब वो ये बातें सुनती है तो वो कहती है कि शायद मैंने वो फोटो देखी है, जब मैं तुम्हारे घर में थी तो मैं बहुत सी चीजें देख रही थी और मुझे एक अजीब सी फोटो वहाँ पर नजर आई थी, और मैं जानती हूँ वो फोटो कहाँ मिलेगी। और ये फोटो बेसिकली उसी सीक्रेट रूम में रखी हुई होती है जहाँ पर नास्तिया ने पहली बार उस फोटो को देखा था। अभी ये गाड़ी में जा ही रहे होते हैं कि इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट करने वाले कोई और नहीं बल्कि इवान के खानदान वाले ही लोग हो, ताकि उनको नुकसान पहुंचाकर वापस लाया जाए और रिचुअल किया जाए। इस एक्सीडेंट में इवान जख्मी हो जाता है, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं होता। और जहाँ पर ये लोग नेस्तिया को पकड़कर वापस अपने घर में ले आते और नेस्तिया पर जबरदस्ती रिचुअल स्टार्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले ये इसको जबरदस्ती वो अंगूठी पहनाते हैं, उसके बाद उसको एक ताबूत में बांध कर ऊपर कील से ठोक दिया जाता है। नेस्तिया चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन इनके दिल में कोई रहम नहीं आता। और फिर वो उस ताबूत को उस कब्र में डाल देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी फेंकना शुरू कर देते हैं। उस ताबूत यानी कि उस कॉफिन में नेस्तिया चीख रही होती है, और तभी उसकी नजर एक मरी हुई लाश की तरफ पड़ती है जो कि मुकम्मल तरीके से पोजेस थी। वो लाश आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसकी तरफ आती है और नेस्तिया को भी पोजेस करना शुरू कर देती है ताकि वो इस लाश से नेस्तिया के अंदर चली जाए। और इस पूरे अमल के दरमियान ये ताबूत बहुत ज्यादा हिलने लगता है। ये एक भयानक मंजर है और हिलते हिलते एकदम से ये ताबूत रुक जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं, क्योंकि कार में बेहोश पड़ा हुआ था, तो उसको होश आ जाता है और वो घर की तरफ आने लगता है। वापस घर की तरफ आए तो ये ताबूत को आप जमीन से निकाल लेते हैं। जब ताबूत को खोलते हैं तो नेस्तिया उस ताबूत से उठती है, जो कि मुकम्मल तौर पे शैतान की तरफ से पोजेस हो चुकी होती है। उस इवल पावर ने नेस्तिया को अपने काबू में कर लिया होता है और नेस्तिया बोलती है कि ये लड़की वर्जिन नहीं है, यानी कि बेसिकली ये नेस्तिया नहीं, वो शैतान ही बोल रही होती है। जब आसपास खड़े हुए लोग ये सुनते हैं कि नेस्तिया वर्जिन नहीं है तो वो सब लोग भागने लगते हैं डर के मारे। लीजा, डॉक्टर और बाकी लोग भी अब ये समझ जाते हैं कि उन लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई और अब इस गलती की कीमत तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगी। और नेस्तिया यहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसी वक्त दी ब्राइड नेस्तिया की बॉडी को छोड़कर बाहर आ जाती है और सबसे पहले उस डॉक्टर को जान से मार देती है। लीजा की दोस्त डॉक्टर तो मर चुकी है, लेकिन लीजा भागकर फौरन घर के अंदर आ जाती है ताकि वो अपने बच्चों को बचाकर वहाँ से भाग जाए। लेकिन अभी वो उसी घर में ही होती है कि ब्राइड घर के अंदर भी आ जाती है और डरते हुए लीजा ब्राइड को कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को मत कुछ कहना, उनको छोड़ दो। सीन यहाँ पर कट होता है और इवान भागता हुआ नेस्तिया के पास आ जाता है। इवान नेस्तिया की यहाँ पर जान बचाता है, उसको उठाता है, उससे सॉरी बोलता है इस सब चीजों के लिए और नेस्तिया को भी होश आ जाता है। जबकि घर के अंदर ब्राइड लीजा को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लीजा को चोटें तो बहुत लगती हैं, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा होता, यानी कि वो मरी नहीं होती। ये सब आवाजें सुनकर इवान, नेस्तिया और सब लोग उस सीक्रेट रूम की तरफ चले जाते हैं और इतनी देर में लीजा भी वहाँ पर आ जाती है। ये सब तो इधर होते हैं और उसी वक्त दी ब्राइड भी वहाँ पर आ जाती है और इन सब पर हमला करने
करने लगी। लीजा नास्तिया के उंगली से वो अंगूठी उतार कर खुद पहन लेती है क्योंकि वो जानती थी कि इस अंगूठी का डायरेक्ट ताल्लुक दी ब्राइड से है। जब ब्राइड देखती है कि उसकी अंगूठी लीजा ने पहन ली है तो वो गुस्से में उसको खींच लेती है और अब ब्राइड ने लीजा को पोजेस कर लिया होता है। लीजा, जिस पर अब ब्राइड हावी है, वो सीक्रेट रूम में आती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे बच्चों को मुझे दे दो, लेकिन नास्तिया ये नहीं करना चाहती क्योंकि वो साफ नजर आ रहा था कि वो लीजा नहीं है बल्कि वो ब्राइड है। खैर वो जबरदस्ती उन बच्चों को लेकर जा रही होती है, उसी सीक्रेट रूम से उसकी फोटो उठाकर ले आती है। वो उसको कहती है कि अगर तुमने इन बच्चों को ना छोड़ा तो मैं तुम्हारी फोटो को जला दूंगी। और ये देख कर दी ब्राइड उन बच्चों को छोड़ देती है और वो कहती है कि उस फोटो को कुछ ना करना, उसको नुकसान मत पहुंचाना। और बातों ही बातों में दी ब्राइड दोबारा से तो नेस्तिया पर अटैक कर देती है। इस अटैक की वजह से उसके हाथ में जो फोटोग्राफ थी वो नीचे गिर जाती है। नेस्तिया को तकरीबन वो मारने ही वाली होती है कि लीजा की बच्ची की पीछे से आवाज आती है कि इनको मत मारो। अपनी बच्ची की आवाज सुनकर लीजा की सेंसेस कुछ आने लग जाती है और वो नेस्तिया को छोड़ देती है। और थोड़ी ही देर में दोबारा से दी ब्राइड लीजा पे पोजेस होने लगती है। जब वो देखती है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो वो उस फोटो को पकड़ती है और वो खुद को और उस फोटो को दोनों को जला देती है। यानी कि अब लीजा भी नहीं रही और वो फोटो भी नहीं रही, जिसकी वजह से दी ब्राइड भी मुकम्मल तरीके से यहाँ से चली जाती है। लीजा के इस सेक्रीफाइस की वजह से उसके तमाम फैमिली मेंबर्स की जान बच जाती है और यहीं पर इस मूवी की स्टोरी भी एंड हो जाती है। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।